फ्रेंड्स, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी सारी गैसेस जो हैं वो फैली हुई हैं। जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, वो गैसेस के मिक्सचर से बनी होती है। दूसरी गैसेस, जिनमें से कुछ गैसेस ब्रेड और केक जैसी चीज़ों को सॉफ्ट बनाने में काम आती हैं, तो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर ड्रिंक्स को फिजी बनाने में काम आती हैं। तो कुछ गैसेस जलने के काम आती है जिससे कि हमें हीट मिल सके। यहाँ तक कि हमारे इंजन्स यानी कि जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं और बाकी इंजन्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर्स, वो गैसेस के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने इससे पहले हीट और टेम्परेचर की स्टडी की थी, जिसे कि हमने थर्मोडायनामिक्स का नाम दिया था। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का कंसिडर करते हैं, जहां पर हम उस सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू के अंदर मॉलिक्यूल्स, तकरीबन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम गैसेस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, उनको टेस्ट करते हैं। लेकिन गैसेस की प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने के लिए अब हमें मॉलिक्यूल्स के माइक्रोस्कोपिक स्केल पर जाना पड़ेगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के। और इस माइक्रोस्कोपिक स्केल की स्टडी को ही हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, मतलब ये थ्योरी क्या है और किसने इसे बनाया है। देखिए, इसका नाम को जरा गौर से पढ़िए, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक के नाम से ही पता चलता है कि ये जो है मोशन से रिलेटेड है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन के अंदर होते हैं, यानी कि गैसेस जो है वो मूविंग मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनी होती है। देखिए, इसको इजी भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1803 की, जॉन डाल्टन की। हमें पता है जॉन डाल्टन एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी दी थी। हालांकि एटम की डिस्कवरी का जो आइडिया है वो ग्रीस और इंडियन फिलोसफी में मिलता है, जैसे कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एटम के नाम से एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एटम्स हैं उन्होंने डिफाइन किया है उसको, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न साइंस की, तो 1800 यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1803 में जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की, या फिर यूँ कह लीजिए कि इसको री इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने। अब देखिए, उस समय जो एटम था उसको बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक माना गया था कि भाई जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं हमारे आसपास वो सब की सब एटम से बनी हुई है। एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है सबके अंदर, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल होता है वो एक या दो एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल भी एटम से बनता है। तो इसका मतलब हमारी दुनिया में जितना भी मैटर बना हुआ है वो सब मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बने हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी मैटर बना हुआ है सब कुछ एटम से बना हुआ है। अब देखिए, ये चीज तो हुई थी 1803 के अंदर। इसके कुछ समय के बाद यानी कि 1827 के अंदर एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की दुनिया ही हिला के रख दी। उन्होंने एक्चुअली कुछ पोलन ग्रेन्स लिए थे, यानी कि पोलन के दाने लिए थे, जिसको हम लोग कहते हैं पराग के दाने, जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर। और उनको क्या किया था कि वाटर के ऊपर उन्होंने बिछा दिया था, एक बिल्कुल पाउडर की तरह, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्रेन्स थे वो एक बहुत अजीब तरीके का मोशन कर रहे थे, जिगजैग मोशन जिसको कहते हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये पोलन के अंदर जो लाइफ प्रोसेस चल रही है, हो सकता है उसकी वजह से ये मोशन हो रहा हो। लेकिन बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं कोई भी दान ले लूँ, ऐसे पोलन भी ले लूँ जो कि डेड प्लांट से आए हैं, उसके अंदर भी मोशन होता है, क्योंकि वो तो डेड है, उसमें तो कोई लाइफ ही नहीं है, तो फिर ये मोशन कैसे हो सकता है। तो ये मोशन उन्होंने काफ़ी सारे जितने भी ग्रेन्स है उनके अंदर देखा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो मोशन है ये सभी के सब ग्रेन्स के अंदर, सभी सारे के सारे मैटर के अंदर होता है। हालांकि उसकी वजह उन्हें नहीं पता थी, और इस मोशन को ही बाद में नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि इस मूवमेंट के कारण का काफ़ी सालों तक लोगों को पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी वक्त निकल जाने के बाद यानी कि द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मोशन करते हैं, ये जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इनका मोशन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन मॉलिक्यूल्स की, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। देखिए, मैं जानता हूं कि जो ब्राउनियन मोशन का जो कंसेप्ट है ये फ्लूइड के लिए है, और यहाँ पे बात चल रही थी गैसेस की, तो मैंने यहाँ पर कैसे ले आया खींच के। देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्लूइड पे ध्यान दें या फिर गैस पे ध्यान दें। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मॉलिक्यूल्स के मोशन के ऊपर। जैसे ही किसी फ्लूइड का
टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मोशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो मोशन जो है आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर देख सकते हो, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी मोशन हो, लेकिन उनके अंदर एक चीज तो रहती है, लिक्विड के अंदर एक चीज तो रहती है, और वो है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके अंदर ये मोशन सीधे सीधे ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब गैसेस के अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, और ये है पहला अजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कि द गैसेस आर फ्री फ्रॉम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जहां पर पहले रखते हैं सॉलिड, फिर रखते हैं लिक्विड और फिर रखते हैं गैसेस। हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है उसकी जो रेडियस होती है वो तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर की होती है, 1 एंगस्टन की होती है, ठीक है। अब सॉलिड्स में क्या होता है कि दो जो एटम होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो तकरीबन 2 एंगस्टन के बराबर होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि दो आपके सामने एटम रखे हुए, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 एंगस्टन की है, तो सोच लीजिए कितनी कम हो गई, ठीक है। और इस इतनी सी डिस्टेंस की वजह से इन दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है। और उस फोर्स की वजह से ही ये दोनों आपस में पास पास बंधे हुए हैं। इसलिए क्या होता है कि इनका मोशन इतनी आसानी से आप लोग देख नहीं सकते। जैसे कि एक पत्थर है, उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर लगाऊं, कुछ भी करूं, तो उसके अंदर आने वाला चेंज मुझे नजर नहीं आएगा मेरी आंखों से, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो मोशन है वो दब जाता है। इससे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे कि लिक्विड के अंदर आएंगे तो होगा क्या कि ये जो आपका दो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4 एंगस्टन का या 5 एंगस्टन का, ठीक है। तो हालांकि रहेगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे, लेकिन इसका मोशन आप देख सकते हो किसकी मदद से? एक माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। एक अच्छा माइक्रोस्कोप अगर आपके पास हो तो वो मोशन आपको दिख जाएगा। बात करें गैसेस की, गैसेस के अंदर क्या होता है कि दोनों एटम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 एंगस्टन से भी ज्यादा का हो जाता है। अब ये डिफरेंस इतना बड़ा हो जाता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की रेंज ही खत्म हो जाती है। एक चीज याद रखिए कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की रेंज बहुत कम होती है, इसलिए ये तभी अप्लाई होंगे जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, बहुत छोटी हो, ठीक है। लेकिन गैसेस के अंदर ये 10 एंगस्टन से ज्यादा की हो जाती है तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं, और ये बन जाता है काइनेटिक थ्योरी का पहला अजम्पशन कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से फ्री होती हैं गैसेस। नेग्लेक्ट करके हमें चलना पड़ता है, तभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डेवलप हो पाएंगी। अब देखिए, समझिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कह रही है। ये कहना चाह रही है ये थ्योरी कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी कंटेनर में किसी गैस को रखते हो तो इसके जो मूविंग पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर के कोलाइड करते हैं। कभी हो सकता है कि दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाए पहला मॉलिक्यूल, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जाके सराउंडिंग से ही टकरा के आ जाए। जिस कंटेनर में आप लोगों ने गैस को रखा हुआ है उस कंटेनर की सराउंडिंग से ही टकरा जाए। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारा चेंज आता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, एवरेज प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना ही काइनेटिक थ्योरी का काम है, स्टडी करना ही काइनेटिक थ्योरी का काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंटेनर में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा है तो जब तक वो कोलाइड नहीं करता, मतलब अपनी जगह से कोलिजन की जगह तक जाता है, तो उस पाथ को आप लोग क्या कहते हो? फ्री पाथ कहते हो, ठीक है। इसी तरीके से हर मॉलिक्यूल का अपना फ्री पाथ होता है, मतलब अपनी एक जगह से चला और कोलिजन से पहले जितना उसने ट्रेवल किया वो फ्री पाथ हो जाता है। तो सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फ्री पाथ होता है। तो जब आप उसका एवरेज निकालोगे तो उसको आप लोग कहोगे मीन फ्री पाथ। एवरेज फ्री पाथ जब निकालोगे तो मीन फ्री पाथ कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल चला है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरीके से हर किसी मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप लोग एक एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, तो वो भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी तरीके से क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक रिलैक्सेशन टाइम पीरियड भी होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टाइम पीरियड होता है जिसको टॉक कहते हैं हम लोग, वो अपना अपना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जाकर के सराउंडिंग से टकराएगा
अब देखिए उसके अंदर कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। वो जाकर के जब स्ट्राइक करेगा सराउंडिंग से, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, ठीक है, जितने एरिया के अंदर वो जाकर के टकराएगा। तो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स लगा उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मतलब वहां पे क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ। देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। और जो एनर्जी है उसका क्या होगा, वो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए क्या होता है, जब भी कोई कुकर जब आप गैस पे चढ़ाते हो तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो वेपर में बदल जाता है, ठीक है। तो उस वेपर यानी कि गैस के जो पार्टिकल है जा जाकर के कुकर की सराउंडिंग से टकराते हैं, ठीक है। और जहां जहां वो टकराते हैं उस एरिया के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस वेपर की मतलब उस वेपर के पार्टिकल्स की जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट बन जाती है। इसलिए जब भी आप कुकर को किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर चढ़ाओगे गैस के ऊपर, लेकिन उसके जो गैस पार्टिकल होंगे मतलब अंदर के जो गैस पार्टिकल होंगे वो क्या है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, हीट बढ़ाते जाएंगे। और जब एनर्जी एक लेवल से ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, कुकर की सीटी बच जाती है। और उस सीटी के अंदर क्या होता है कि जो आपके अंदर वेपर के जो पार्टिकल है वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि क्या है, कुकर जो है इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका फायदा ये होता है कि इतनी गर्मी क्रिएट हो जाती है कि अंदर की चीज़ पक जाती है, कुकर के अंदर की चीज़। तो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं यही गैस पार्टिकल्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जो गैस के फ्री पार्टिकल्स होते हैं वो जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया, ऐसी चीज़ों को मतलब चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे सिस्टम के अंदर चेंज हो जाती है। और उस चीज़ों को पढ़ना, उनको स्टडी करना काइनेटिक थ्योरी का काम है। इस थ्योरी को डेवलप किया था मेनली मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, और भी लोगों का हाथ था वैसे तो, लेकिन ये जो दो लोग हैं वो मेनली काम किया था उन लोगों ने। तो यही चीज़ें उन्होंने इस चीज़ के अंदर स्टडी की थी, और यही हमें धीरे धीरे करके एक एक करके स्टडी करनी है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर टीचर है और बच्चों को बैठा रखा है और बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर। तो वो जो टीचर है वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है और बच्चे जो हैं वो पार्टिकल्स हैं। तो जब तक टीचर क्लास के अंदर है, इंट्रामोलिकुलर अंदर है, फोर्स अंदर है, तो वो क्या बांधे रखेगा बच्चों को। लेकिन जैसे ही आपका जो टीचर है वो बाहर गया, मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स गया, तो बच्चे क्या है, पार्टिकल हैं, तो वो तो आज़ाद हो जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब टीचर नहीं होता क्लास के अंदर तो बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, मतलब एक जगह तो बैठते ही नहीं है, एक बेंच से दूसरी बेंच, दूसरी से तीसरी। अब वो जाएंगे तो कोई ना कोई नुकसान भी करेंगे। कभी हम लोग देखते हैं कि डस्टर तोड़ दिया, कभी क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यही काम इन गैस के मूविंग पार्टिकल्स का होता है। तो ये क्या क्या हुड़दंग मचाते हैं जाके, यही हमें पढ़ना होता है काइनेटिक थ्योरी के अंदर। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि काइनेटिक थ्योरी होती क्या है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर, वो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। फिलहाल इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।